अध्याय 22 भाग 2। हैरी सिर्फ इसलिए पी रहा था ताकि वो अपने हाथों का कुछ कर सके। उसके पेट में उबलता भयंकर अपराध बोध भरा था। अगर वो नहीं होता तो वे सब भी यहां नहीं होते। वे सभी इस वक्त बिस्तर में सो रहे होते और खुद को ये बताने से कोई फायदा नहीं था कि उसने चेतावनी देकर मिस्टर विजली का समय रहते पता लगवा लिया, क्योंकि वो ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि उसी ने मिस्टर विजली पर हमला किया था। हालांकि उसका बटर बियर वाला हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए सोचा, मूर्ख मत बनो, तुम्हारे दांत जहरीले नहीं हैं। तुम तो अपने पलंग पर लेटे हुए थे, तुम किसी पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन उसने फिर खुद से पूछा, तो फिर डंबलडोर के ऑफिस में कुछ समय पहले क्या हुआ था? मैं डंबलडोर पर तो हमला करना चाहता था। उसने बोतल ज्यादा जोर से रख दी, जिससे बटर बियर टेबल पर छलक गई, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तभी हवा में आग की लपट दिखी, जिससे उसके सामने की गंदी प्लेटें चमकने लगी। वे सदमे से चीखे। एक चर्म पत्र हल्की आवाज के साथ टेबल पर आ गिरा, जिसके साथ सुनहरे मायापंछी की पूंछ का एक पंख भी था। ज्वाला, सीरियस ने तत्काल कहा और चर्म पत्र को झपट कर उठा लिया। ये डंबलडोर की लिखावट नहीं है, ये तुम्हारी मां का संदेश होगा। देखो। उसने चिट्ठी जॉर्ज के हाथ में थमा दी, जिसने उसे फाड़कर खोला और जोर से पढ़ा। डैडी अभी जिंदा हैं। मैं सेंट पंगोज जा रही हूँ। जहां हो वहीं रहो। जितनी जल्दी हो सकेगा खबर भेजूंगी, मम्मी। जॉर्ज ने टेबल पर चारों तरफ देखा। अब भी जिंदा है? उसने धीरे से कहा, लेकिन इससे तो लगता है कि उसे वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। इससे हैरी को भी ऐसा लगा जैसे मिस्टर विजली जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अब भी बहुत पीले चेहरे वाले रॉन ने अपनी मां की चिट्ठी के पीछे वाले हिस्से को घूरा, जैसे उसे उम्मीद हो कि वहां उसे राहत के कुछ शब्द मिल जाएंगे। फ्रेड ने चर्म पत्र जॉर्ज के हाथों से खींचकर फिर हैरी की तरफ देखा, जिसके हाथ एक बार फिर अपनी बटर बियर की बोतल पर कांपने लगे थे। अपनी कपकपी रोकने के लिए उसने बोतल और कसकर पकड़ ली। हैरी ने पहले कभी बैठे बैठे इतनी लंबी रात नहीं काटी थी। सीरियस ने एक बार आधे अधूरे मन से यह सुझाव दिया कि वे सभी सो जाएं, लेकिन विजली बंधुओं की हिकारत भरी नजर से उसे जवाब मिल गया। वे टेबल के चारों तरफ खामोशी में बैठे रहे और मोमबत्ती को छोटी होते देखते रहे, जब तक कि वो पिघलकर मोम नहीं बन गई। कभी कभार वे बोतल को अपने होठों तक उठा लेते थे। वे सिर्फ समय काटने के लिए बोल रहे थे। वे अटकलें लगा रहे थे कि क्या हो रहा होगा। वे एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे थे कि अगर कोई बुरी खबर होती तो उन्हें तत्काल पता चल जाती, क्योंकि मिसेस विजली काफी समय पहले सेंट मंगोज पहुंच गई होंगी। फ्रेड की झपकी लग गई और उसका सिर उसके कंधे पर लुढ़क गया। जिनी कुर्सी पर बिल्ली की तरह दुबकी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। हैरी को उनमें आग का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। रॉन अपने हाथों में सिर छिपाए बैठा था और ये बताना असंभव था कि वो जाग रहा था या सो रहा था। हैरी और सीरियस बार बार एक दूसरे की तरफ देख लेते थे। वे दोनों ही बाहरी लोग थे जो परिवार के दुख में शामिल थे। वे सभी इंतजार करते रहे। रॉन की घड़ी में जब सुबह के 5:10 हुए तो किचन का दरवाजा खुला और मिसेस विजली अंदर दाखिल हुई। वे बहुत पीली दिख रही थी, लेकिन जब सभी ने एक साथ उनकी तरफ देखा और फ्रेड, रॉन तथा हैरी अपनी कुर्सियों से आधे उठे तो उन्हें एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। आर्थर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज थकान के कारण कमजोर थी। वे सो रहे हैं। हम सभी बाद में जाकर उनसे मिल सकते हैं। बिल इस वक्त उनके पास है।
वो ऑफिस से सुबह की छुट्टी ले रहा है। फ्रेड अपनी कुर्सी में दोबारा धंस गया और उसने अपने चेहरे पर हाथ रख दिया। जॉर्ज और जिनी खड़े होकर तेजी से अपनी मां के गले लग गए। रॉन ने कांपती हंसी निकाली और अपनी बटर बियर एक ही सांस में पी डाली। नाश्ता, सीरियस ने चहक कर कहा और उछलकर खड़ा हो गया। वो घटिया घरेलू जिन्न कहाँ गया? क्रीचर, क्रीचर! लेकिन क्रीचर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ओह छोड़ो, सीरियस बुदबुदाया और उसने अपने सामने के लोगों को गिना। तो 7 लोगों के लिए नाश्ता, मुझे लगता है बेकन और अंडे, इसके अलावा चाय और टोस्ट। हैरी जल्दी से मदद करने के लिए स्टोव के पास पहुंच गया। वो विजली परिवार की खुशी में बाधक नहीं बनना चाहता था और वो उस पल से डर रहा था जब मिसेस विजली उससे सपना दोहराने के लिए कहेंगी। बहरहाल उसने अभी ड्रेसर की प्लेटें निकाली ही थी कि मिसेस विजली ने प्लेटें उसके हाथ से ले ली और उसे गले लगा लिया। उन्होंने रुंधे गले से कहा, हैरी, अगर तुम नहीं होते तो जाने क्या होता। उन्हें घंटों तक आर्था का पता नहीं चलता और तब तक बहुत देर हो चुकी होती। लेकिन तुम्हारी बदौलत आर्थर जीवित है। डंबलडोर ने इस बारे में एक बहुत अच्छा बहाना खोज लिया है कि आर्थर किस कारण वहां पर थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ऐसा नहीं होने पर कितनी मुश्किल हो जाती। बेचारे स्टर्गिस को देखो। हैरी से उनकी कृतज्ञता बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने उसे जल्दी ही छोड़ दिया। फिर वे सीरियस की तरफ मुड़कर उसे धन्यवाद देने लगी और उसने रात भर उनके बच्चों की देखभाल की। सीरियस ने कहा कि उसे मदद करके बहुत खुशी हुई थी और उसे ये प्रस्ताव भी रखा कि जब तक मिस्टर विजली अस्पताल में रहे तब तक वे भी वहीं रहे। ओह सीरियस, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। लगता है कि उन्हें अभी कुछ समय अस्पताल में रहना पड़ेगा और यहाँ रहने पर हम उनके ज्यादा करीब रह सकते हैं। जाहिर है, इसका मतलब कि हम क्रिसमस यहीं मनाएंगे, सीरियस ने सच्ची गर्मजोशी से कहा। मिसेस विजली उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और एप्रन पहनकर नाश्ता बनाने लगी। सीरियस, हैरी बुदबुदाया, क्योंकि वो उसे एक पल भी सहन नहीं हो रहा था। क्या मैं तुमसे जल्दी से जल्दी बात कर सकता हूं? अभी? वो सीरियस के आगे आगे अंधेरे पेंट्री में चला गया। बिना किसी भूमिका के हैरी ने अपने गॉडफादर को अपने सपने का हर विवरण सुना दिया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि वो खुद ही सांप था जिसने मिस्टर विजली पर हमला किया था। जब वो सांस लेने के लिए रुका तो सीरियस ने कहा, क्या तुमने डंबलडोर को यह बात बताई थी? हाँ, हैरी ने अधीरता से कहा, लेकिन उन्होंने मुझे इसका मतलब नहीं बताया। देखो, आजकल वे मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं, सीरियस ने शांति से कहा। मुझे यकीन है कि अगर कोई चिंता की बात होती तो वे तुम्हें जरूर बता देते, लेकिन इतना ही नहीं है, हैरी ने एक आवाज में कहा जो फुसफुसाहट से थोड़ी सी ऊपर थी। सीरियस, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। डंबलडोर के ऑफिस में आवागमन कुंजी पकड़ने से पहले एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सांप था। मैं सांप जैसा महसूस कर रहा था। डंबलडोर की तरफ देखते समय मेरा निशान दुखने लगा। सीरियस, मैं उन पर हमला करना चाहता था। उसे सीरियस का थोड़ा सा चेहरा दिखाई दे रहा था, बाकी का चेहरा अंधेरे में था। यह उस सपने का परिणाम होगा, बस इतनी सी बात है, सीरियस ने कहा। तुम तब अपने सपने के बारे में सोच रहे थे और ऐसा नहीं है सीरियस, हैरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे लगता है जैसे
जैसे मेरे भीतर कोई चीज सिर उठा रही है, जैसे मेरे भीतर कोई सांप था। तुम्हें नींद की जरूरत है हैरी, सीरियस ने दृढ़ता से कहा। तुम नाश्ता करो और सीधे पलंग पर पहुंच जाओ। लंच के बाद तुम बाकी लोगों के साथ आर्थर से मिलने जा सकते हो। हैरी, तुम्हें सदमा लगा है। तुम खुद को ऐसी चीजों के लिए अपराधी मान रहे हो जिसे तुमने देखा था। वैसे ये बहुत अच्छा है कि तुमने देख लिया, वरना आर्थर मर सकता था। बस चिंता करना छोड़ दो। उसने हैरी का कंधा थपथपाया और हैरी को अंधेरे में अकेला छोड़कर पेंट्री से चला गया। हैरी को छोड़कर बाकी सभी लोग सो गए। हैरी बेडरूम तक गया, जहां गर्मी की छुट्टियों में आखिरी कुछ सप्ताह में वो और रॉन सोते थे। रॉन तो बिस्तर पर पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही सो गया, लेकिन हैरी पूरे कपड़े पहने बैठा रहा, पलंग की ठंडी छड़ों से टिका रहा और खुद को जानबूझकर कष्ट में रखता रहा ताकि उसे नींद न आए। उसे डर था कि अगर वो सो गया तो हो सकता है कि नींद में वो दोबारा सांप न बन जाए। हो सकता है जागने पर उसे पता चला कि उसने रॉन को या फिर घर में रहकर किसी और को काट लिया है। जब रॉन जागा तो हैरी ने नाटक किया कि उसने भी नींद पूरी कर ली है। जब वे लंच कर रहे थे तभी हॉगवर्ट्स से उनके संदूक आ गए ताकि वे सेंट मंगोज जाने के लिए मगलों की तरह कपड़े पहन सके। हैरी के अलावा सभी लोग खुशी खुशी में बातें कर रहे थे जब उन्होंने अपने दुशालों की जगह जीन्स और शर्ट्स पहन ली। जब टॉन्क्स और बावरे नैन उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए आए तो उन्होंने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। वे उस हैट पर हंसे जो बावरे नैन ने ऐसे कोण पर पहन रखा था ताकि उसकी जादुई आंख छिप जाए। उन्होंने ये तसल्ली भी दी कि छोटे और चमकदार गुलाबी बालों वाली टॉन्क्स स्टेशन पर कम ध्यान आकर्षित करेगी। हैरी के सपने में टॉन्क्स ने बहुत दिलचस्पी ली। वो ये जानना चाहती थी कि मिस्टर विजली पर हमले वाला सपना कैसा था, लेकिन इस बारे में बात करने में हैरी ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। तुम्हारे परिवार में कोई ज्योतिषी रक्त तो नहीं है? उसने जिज्ञासा से पूछा जब वो शहर के बीच की तरफ जाने वाली धड़धड़ाती हुई ट्रेन में पास पास बैठे हुए थे। नहीं, हैरी ने कहा, और प्रोफेसर ट्रिलोनी की बात सोचकर उसे ये अपना अपमान लगा। नहीं, टॉन्क्स ने विचार करते हुए कहा। नहीं, मुझे लगता है कि तुम भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, है ना? मेरा मतलब है तुम भविष्य नहीं देख रहे थे, तुम तो वर्तमान देख रहे थे। यह अजीब है ना? वैसे काफी काम है। हैरी कुछ नहीं बोला। सौभाग्य से वे अगले स्टेशन पर उतर गए। यह स्टेशन लंदन के बीचों बीच था। ट्रेन से उतरने की हड़बड़ी में उसने अपने और सबसे आगे चल रही टॉन्क्स के बीच में फ्रेड और जॉर्ज को आ जाने दिया। वे सभी टॉन्क्स के पीछे पीछे चलती सीढ़ियों पर चढ़ गए। मूडी सबसे पीछे चल रहे थे। उनका हैट नीचे झुका था और उनका गांठदार हाथ कोट के बटनों के बीच में धंसकर छड़ी पकड़े था। हैरी को एहसास था कि उनकी छिपी हुई आंख उसे कसकर घूर रही थी। उसने सपने के बारे में किसी और सवाल से बचने की कोशिश करते हुए बावरे नैन से पूछा कि सेंट मंगोज कहाँ छिपा था। जाड़े की हवा से बाहर निकलते समय मूडी बुदबुदाए, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। वे ऐसी सड़क पर आ गए थे जहां बड़े बड़े स्टोर थे और क्रिसमस की खरीदारी करने वालों की भीड़ लगी थी। उन्होंने हैरी को अपने थोड़ा आगे धकाया और उसके ठीक पीछे चलते रहे। हैरी जानता था कि झुके हुए हैट के नीचे उनकी आंख सभी दिशाओं में घूम रही होगी। मूडी बोले, अस्पताल के लिए अच्छी जगह खोजना आसान नहीं था। छुमंतर गली में कहीं भी इतनी जगह नहीं थी कि हम इसे मंत्रालय की भूमिगत नहीं रख सकते थे। यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आखिर उन लोगों ने यहाँ की इमारत पर कब्जा कर लिया। मूल बात यह थी कि बीमार जादूगर आते आते समय भीड़ में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने हैरी का कंधा पकड़ लिया ताकि खरीदारी करने वालों के
उस समूह की वजह से वे अलग अलग ना हो जाएं, जो बिजली के सामान की दुकान में जा रहा था। एक पल बाद मूडी बोले, अब चलो। वे एक बड़े पुराने दिख रहे लाल ईंट के डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर आ गए, जिसका नाम पर्ज एंड डाउज लिमिटेड था। इसका हुलिया गंदा और भद्दा दिख रहा था। विंडोज में कुछ डमी लगे हुए थे, जिनकी विग आड़ी तिरछी थी। वे बेतरतीब खड़े हुए थे और कम से कम 10 साल पुराने फैशन का सामान प्रदर्शित कर रहे थे। धूल भरे सभी दरवाजों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे थे, मरम्मत के लिए बंद। हैरी ने सुना कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग से लदी एक मोटी औरत अपनी सहेली से कह रही थी, ये स्टोर कभी खुलता ही नहीं है। ठीक है, टोंक्स ने उस विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां एक बदसूरत महिला डमी खड़ी थी और उसकी नकली भौहें लटक रही थी, और ये एक हरी नॉयलॉन ड्रेस की मॉडलिंग कर रही थी। हम सभी लोग तैयार हैं। सभी सिर हिलाते हुए आसपास आ गए। मूडी ने हैरी को आगे करने के लिए कंधों के बीच में एक और धक्का दिया। टोंक्स कांच के इतने करीब पहुंच गई कि उसकी सांस से कांच पर धुंध जमने लगी। उस बदसूरत डमी को देखते हुए उसने कहा, हम यहां आर्थर विजली को देखने आए हैं। हैरी ने सोचा कि टोंक्स भी बड़ी मूर्खतापूर्ण उम्मीद कर रही थी कि कांच के पार से डमी उसकी बात सुन लेगी, जबकि पीछे बसें जा रही थी और सड़क पर खरीदारी करने वालों का शोर मचा हुआ था। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि डमी तो वैसे भी सुन नहीं सकती है। अगले पल उसका मुंह सदमे से खुला का खुला रह गया, जब डमी ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी उंगली से करीब आने का इशारा किया। टोंक्स ने जिनी और मिसेस विजली की कोहनियां पकड़ी तथा कांच के पास जाकर ओझल हो गई। फ्रेड, जॉर्ज और रॉन उसके पीछे पीछे गए। हैरी ने बाहर की भीड़ की तरफ देखा। उनमें से कोई भी पर्ज एंड डाउज लिमिटेड के बदसूरत विंडो डिस्प्ले की तरफ नजर उड़ाकर नहीं देख रहा था। उनमें से किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था कि 6 लोग उनके सामने हवा में गायब हो गए थे। चलो, मूडी हुर्राए, और उन्होंने हैरी की पीठ में कोहनी चुभाई। एक साथ वे आगे बढ़े। हैरी को लगा जैसे वो ठंडे पानी के बीच से गुजर रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने के बाद माहौल गर्म और सूखा था। वहां पर बदसूरत डमी या उसकी जगह का कोई संकेत नहीं था जहां वो खड़ी थी। सामने भीड़ भरा रिसेप्शन था, जहां जादूगर और जादूगरनियां लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे थे। उनमें से कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे और साप्ताहिक जादूगरनी के पुराने अंक को पढ़ रहे थे। बाकी लोगों ने भयंकर विकृतियां दिख रही थी, जैसा हाथी पांव या सीने से बाहर निकलते अतिरिक्त हाथ। यहां भी बाहर की सड़क जैसा ही शोरगुल था, क्योंकि कई मरीज बहुत अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। सामने वाली कतार के बीच में बैठी एक जादूगरनी पसीना पसीना हो रही थी और दैनिक जादूगर से खुद को तेजी से हवा कर रही थी। उसके मुंह से भाप और तेज सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। एक गंदा दिख रहा जादूगर कोने में बैठा था। वो जब भी हिलता था तो घंटी जैसी आवाज होने लगती थी। घंटी की हर आवाज के साथ उसका सिर इतनी बुरी तरह हिलने लगता था कि उसे इसे स्थिर करने के लिए अपने दोनों कान पकड़ने पड़ते थे। नींबू जैसे हरे दुशाले में जादूगर और जादूगरनियां आ जा रहे थे। वे सवाल पूछते समय अम्बरीज की तरह क्लिपबोर्ड पर नोट्स लिख रहे थे। हैरी ने देखा कि उनके सीने पर एक आकृति मढ़ी हुई थी, एक छड़ी और हड्डी का क्रॉस। उसने रॉन से धीरे से पूछा, क्या ये डॉक्टर है? डॉक्टर? रॉन ने हैरान दिखते हुए कहा, वे मगलू जो लोगों की चीरफाड़ करते हैं? नहीं, ये तो उपचारक है। तभी कोने वाला जादूगर फिर से घंटी बजाने लगा। उसकी आवाज के ऊपर मिसेस विजली की आवाज सुनाई दी, यहां आओ। वे उनके पीछे एक कतार में खड़े हो गए, जहां सुनहरे बालों वाली एक मोटी जादूगरनी बैठी थी, जिसकी डेस्क पर लिखा था पूछताछ।
उसके पीछे की दीवार नोटिसों और पोस्टरों से ढकी थी, जिन पर लिखा था, साफ कढ़ाई गाढ़ों को जहरीला बचाने से रोकती है। विषहर औषधियां विष के समान है, जब तक कि सुयोग्य उपचारक उसकी अनुशंसा न करे। वहां पर लंबे सफेद घूंघर वाली जादूगरनी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिस पर लिखा था, डिलिस डरवेंट, सेंट मंगोज उपचारक, 1722 से 1741। हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस, 1741 से 1768। डेलिस विजली समूह को आधी बंद आंखों से इस तरह देख रही थी जैसे उन्हें गिन रही हो। जब हैरी से उनकी आंखें मिली तो उन्होंने हल्के से आंख मारी, अपनी तस्वीर में एक तरफ खिसकी और गायब हो गई। इस दौरान कतार में सामने खड़ा एक युवा जादूगर अजीब तरीके से नाच रहा था और दर्द की कराहों के बीच डेस्क के पीछे बैठी जादूगरनी को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने की कोशिश कर रहा था। ये जूते आउच मेरे भाई ने दिए थे, वे मेरे पैर काट रहे हैं, उनकी तरफ देखो, लगता है उन पर किसी तरह का बुरा मंत्र कर दिया है, मैं उन्हें उतार नहीं पा रहा हूँ। वो एक पैर से दूसरे पैर तक इस तरह उछलता रहा जैसे सुर्ख अंगारों पर नाच रहा हो। जूतों से आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना? सुनहरे बालों वाली जादूगरनी ने चिढ़कर बड़े साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया, जो उसकी डेस्क के बाईं तरफ लगा था। आपको मंत्र क्षति 4थी मंजिल जाना चाहिए, जैसा कि मंजिल मार्गदर्शिका में कहा गया है। अगला। जब वो जादूगर लंगड़ाकर नाचता हुआ एक तरफ गया तो बिजली समूह कुछ कदम आगे बढ़ा और हैरी ने मंजिल मार्गदर्शिका पढ़ी। वस्तु संबंधी दुर्घटनाएं, कड़ाही के विस्फोट, छड़ी का पलटवार, झाड़ू की दुर्घटनाएं आदि। भूतल, प्राणी जनित चोटें, काटना, डंक मारना, जलना, शूल चुभना आदि। पहली मंजिल, जादुई विषाणु, संक्रामक रोग जैसे ड्रैगन पॉक्स, वैनिशिंग सिकनेस, स्क्रोफंगुलस आदि। दूसरी मंजिल, काढ़े और पौधे के जहर, फोड़े फुंसी, वमन, अनियंत्रित हंसी आदि। तीसरी मंजिल, मंत्र क्षति, मंत्र, शाप, गलत तरीके से हुए सम्मोहन आदि। चौथी मंजिल, आगंतुकों के लिए टी रूम, हॉस्पिटल का स्टोर। पांचवी मंजिल, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि कहां जाना है, या आप बोल नहीं पा रहे हो, या आपको याद नहीं हो कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो हमारी स्वागत जादूगरनी को आपकी मदद करने में खुशी होगी। अब कतार में सबसे आगे एक बहुत बूढ़ा और झुका हुआ जादूगर खड़ा था, जिसने सुनने वाला भोंपू लगा रखा था। उसने घर घराती आवाज में कहा, मैं यहाँ ब्रॉडरिक बोर्ड से मिलने आया हूँ। 49 नंबर का वार्ड। मुझे लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता है उसका दिमाग पूरी तरह से घुमा हुआ है और अब भी खुद को टीपॉट मान रहा है वो। अगला, एक परेशान दिख रहा जादूगर अपनी छोटी बेटी को टखनों से पकड़कर गोद में लिए हुए था, जबकि लड़की उसके सिर के चारों तरफ उन विशाल पंखों को लहरा रही थी जो उसके सूट के पीछे उगाए थे। चौथी मंजिल, जादूगरनी ने बोरियत भरी आवाज में बिना पूछे कह दिया। वो आदमी डेस्क के पास वाले दोहरे दरवाजे में चला गया। वो अपनी बेटी को अजीब आकार के गुब्बारे की तरह पकड़कर ले जा रहा था। जादूगरनी बोली, अगला। मिसेस विजली डेस्क की तरफ आगे बढ़ी। हेलो,
उन्होंने कहा, मेरे पति आर्थर विस्ली को आज सुबह किसी दूसरे वार्ड में पहुंचाया जाना था। क्या आप बता सकती हैं? आर्थर विस्ली? जादूगरनी ने अपने सामने रखी लंबी सूची पर उंगली फेरते हुए कहा, हाँ, पहली मंजिल, दाहिनी तरफ का दूसरा दरवाजा, डी लेवलिन वार्ड। धन्यवाद, मिसेस विजली ने कहा। सब लोग आओ। वे दोहरे दरवाजों से उनके पीछे पीछे चल दिए। वे एक संकरे गलियारे में पहुंच गए, जिसमें मशहूर उपचारकों की तस्वीरें लगी थीं। तैरती मोमबत्तियों से भरे स्फटिक के बुलबुले छत पर रोशनी फेंक रहे थे और साबुन के विशाल बुलबुलों जैसे दिख रहे थे। गलियारा पार करते समय नींबू जैसे हरे दुशालों में बहुत से जादूगर और जादूगरनियां दरवाजे से अंदर बाहर गए। जब वे एक दरवाजे से बाहर निकले तो दरवाजे के पार उन्हें गलियारे में एक बदबूदार पीली गैस भरी मिली। बीच बीच में उन्हें दूर से कराहने और रोने की आवाजें भी आती रहीं। वे सीढ़ियां चढ़कर प्राणी जनित चोटों वाले गलियारे में दाखिल हो गए। वहां दाहिनी तरफ दूसरे दरवाजे पर लिखा था, खतरनाक, डी लेवलिन वार्ड, गंभीर दंश। इसके नीचे ब्रास होल्डर में एक कार्ड था, जिस पर लिखा था, प्रभारी उपचारक हिप्पोक्रेट्स स्मिथविक, प्रशिक्षु उपचारक ऑक्सटस पाई। मौली, हम लोग बाहर इंतजार करते हैं, टोंक्स ने कहा। आर्थर एक साथ बहुत से आगंतुकों से मिलना नहीं चाहेगा। पहले परिवार वालों को जाना चाहिए। बावरे नैन ने इस विचार पर गुर्रा कर अपनी सहमति दे दी और गलियारे की पीठ से पीठ टिका ली। उनकी जादुई आंख सभी दिशाओं में घूम रही थी। हैरी भी पीछे टिक गया, लेकिन मिसेस विजली एक हाथ बढ़ाकर उसे दरवाजे तक ले गई और बोली, हैरी, मूर्ख मत बनो। आर्थर तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। वार्ड छोटा था, थोड़ा गंदा दिख रहा था। उसकी एकमात्र छोटी खिड़की दरवाजे के सामने वाली दीवार में ऊंचाई पर लगी थी। ज्यादातर रोशनी छत के बीच में इकट्ठे स्फटिक के बुलबुलों की चमक से हो रही थी। दीवारें लकड़ी के पटियों की थीं और दीवार पर एक दुष्ट से दिख रहे जादूगर की तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे लिखा था, अर्क्यूहाट रैकहैरो 1612 से 1697, आंत निष्कासन शाप के आविष्कारक। वहां सिर्फ 3 मरीज थे। मिस्टर विजली वार्ड के आखिरी सिरे वाले पलंग पर थे, जो छोटी सी खिड़की के पास था। हैरी को यह देखकर खुशी और तसल्ली मिली कि वे कई तकियों से टिककर अपने बिस्तर पर आती धूप की एकमात्र किरण में दैनिक जादूगर पढ़ रहे थे। जब वे लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने ऊपर देखा। उन्हें देखकर वे मुस्कुरा दिए। हेलो, उन्होंने दैनिक जादूगर को एक तरफ फेंकते हुए कहा। मॉली, बिल अभी अभी आया है। उसे ऑफिस जाना था, लेकिन वो बाद में आएगा। कैसे हो आर्थर? मिसेस विजली ने उनका गाल चूमने के लिए झुकते हुए पूछा और उनके चेहरे को चिंता से देखा। तुम अब भी थोड़े पीले दिख रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मिस्टर विजली ने उत्साह से कहा और अपना हाथ जिनी की तरफ बढ़ा दिया ताकि वो उससे लिपट सके। अगर वे पट्टियां उतार सके तो आज ही घर चल सकता हूं। फ्रेड ने पूछा, तो वे लोग पट्टियां क्यों नहीं उतार देते डैड? जब भी वे कोशिश करते हैं तो हर बार बुरी तरह से खून निकलने लगता है, मिस्टर विजली ने खुशी से कहा। फिर उन्होंने पलंग के पास वाले कैबिनेट पर रखी अपनी छड़ी उठाकर लहरा दी, जिससे 6 अतिरिक्त कुर्सियां उनके पलंग के पास प्रकट हो गईं। उन सभी के बैठने के बाद मिस्टर विजली ने आके कहा, लगता है कि उस सांप के दांतों में कोई असाधारण किस्म का जहर था, जो घावों को भरने नहीं देता। उपचारकों को यकीन है कि वे कोई ना कोई विषहर खोज ही लेंगे। उनका दावा है कि उन्होंने मुझसे बुरे मामले ठीक किए हैं।
इस दौरान मुझे हर घंटे रक्तवर्धक काढ़ा पीना पड़ता है। लेकिन वहां वाला आदमी, उन्होंने अपनी आवाज नीची करके सामने वाले पलंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर एक व्यक्ति हरा और बीमार सा दिखता हुआ छत को घूर रहा था। उसे एक नरभेड़िए ने काट दिया है, बेचारा, और उसका कोई इलाज नहीं है। नरभेड़िया? मिसेस विजली दहशत में फुसफुसाए। क्या उन्होंने उसे सामान्य वार्ड में रखना सुरक्षित समझा? उसे तो प्राइवेट रूम में होना चाहिए। अभी पूर्णिमा में पूरे 2 सप्ताह हैं। मिस्टर विजली ने उन्हें धीरे से याद दिलाया। उपचारक आज सुबह उससे बात कर रहे थे और उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लगभग सामान्य सा जीवन जी सकेगा। मैंने उससे कहा, जाहिर है मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से एक नरभेड़िए को जानता हूं जो बहुत अच्छा इंसान है और अपनी स्थिति को अच्छी तरह संभाल सकता है। जॉर्ज ने कहा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैं चुप नहीं रहा तो वो मुझे काट लेगा। मिस्टर विजली ने दुख से कहा, और वहां वाली महिला? उन्होंने दरवाजे के बगल वाले तीसरे पलंग की तरफ इशारा किया। उपचारकों को यह नहीं बता रही है कि उसे किस चीज ने काटा है। इससे हम सभी को यह लगता है कि जरूर ये कोई गैर कानूनी चीज होगी। चाहे जो हो, उसने उसके पैर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा खा लिया। जब भी वे उसके पैरों की पट्टियां उतारते हैं तो बहुत बुरी बदबू आती है। फ्रेड ने अपनी कुर्सी पलंग के ज्यादा करीब खिसकाते हुए कहा, तो डैडी, हमें बताएं कि क्या हुआ था। देखो, तुम पहले से ही जानते हो, है ना? मिस्टर विजली ने हैरी की तरफ अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत सीधी सी बात है। मैंने दिन भर काफी काम किया था, मेरी झपकी लग गई और सांप ने आकर मुझे डस लिया। क्या आप पर हुए हमले की खबर दैनिक जादूगर में छपी है? फ्रेड ने उस अखबार की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जिसे मिस्टर विजली ने एक तरफ पटक दिया था। नहीं, जाहिर है नहीं। मिस्टर विजली ने थोड़ी कटु मुस्कुराहट के साथ कहा, मंत्रालय नहीं चाहेगा कि किसी को यह पता चले कि एक गंदा पड़ा सांप। आर्थर, मिसेस विजली ने उन्हें चेतावनी दी, मुझ तक पहुंच गया। मिस्टर विजली ने जल्दी से कहा, हालांकि हैरी को पूरा यकीन था कि उन्होंने बात बदल दी है। जॉर्ज ने पूछा, डैडी, जब यह हुआ तो उस वक्त आप कहां थे? यह मेरा मामला है, मिस्टर विजली ने कहा। हालांकि वे मुस्कुरा भी रहे थे। उन्होंने दैनिक जादूगर को उठाकर खोला और बोले, जब तुम लोग आए उस वक्त मैं विली विडरशिंस की गिरफ्तारी के बारे में पढ़ रहा था। तुम जानते हो, यह पता चला था कि इस गर्मी में उन निष्कासन टॉयलेटों के पीछे विली का हाथ था। उसका एक मंत्र उलट गया, जिससे टॉयलेट में विस्फोट हो गया और वो मलबे में बेहोश मिला। वो टॉयलेट की गंदगी में सिर से पैर तक सना हुआ था। फ्रेड ने धीमी आवाज में पूछा, आप कहते हैं कि आप ड्यूटी पर थे, लेकिन आप क्या कर रहे थे? तुमने अपने डैडी की बात सुन ली? मिसेस विजली फुसफुसाई। उस बात को रहने दो। आर्थर, विली विडरशिंस के बारे में आगे बताओ। मिस्टर विजली ने गंभीरता से कहा, मुझसे यह मत पूछो कि यह कैसे हुआ, लेकिन वो टॉयलेट के आरोप से मुक्त हो गया। दरअसल मेरा अंदाजा है कि गैलियनों से यह सौदा हुआ होगा।
आप उस चीज की रक्षा कर रहे थे, है ना? जॉर्ज ने धीरे से कहा। हथियार की? उस चीज की जिसके पीछे तुम जानते हो कौन है? मिसेस विजली ने उसे झड़क दिया। जॉर्ज, चुप रहो। खैर, मिस्टर विजली ने ऊंची आवाज में कहा, इस बार विली को काटने वाली चाबियां बेचते हुए पकड़ा गया है, जो वो मगलुओं को बेच रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो इस आरोप से बच पाएगा, क्योंकि इस खबर के अनुसार 2 मगलुओं की उंगलियां चली गई हैं और वे इस समय आपातकालीन अस्थि वर्धन और स्मृति संशोधन के लिए सेंट मंगोज में भर्ती हैं। जरा सोचो तो सही, सेंट मंगोज में मगलू भर्ती हैं। मैं सोच रहा हूं कि वे किस वार्ड में होंगे। और उन्होंने उत्सुकता से चारों तरफ देखा, जैसे किसी साइन बोर्ड को देखने की उम्मीद कर रहे हों। क्या तुमने ये नहीं बताया कि तुम जानते हो कौन के पास एक सांप है, हैरी? फ्रेड ने पूछा और प्रतिक्रिया के लिए अपने पिता की तरफ देखा। एक बहुत बड़ा सांप? तुमने उसे उस रात को देखा था जब वो वापस लौटा था, है ना? मिसेस विजली ने चिढ़कर कहा। बहुत हो गया आर्थर, बावरे, नैन और टॉन्क्स बाहर हैं, वे भी आकर तुम्हें देखना चाहते हैं, और तुम लोग बाहर जाकर इंतजार करो। उन्होंने अपने बच्चों और हैरी से कहा, तुम लोग चलते समय आकर विदा ले लेना। चलो। वे लोग वापस गलियारे में पहुंच गए। बावरे, नैन और टॉन्क्स ने अंदर जाकर वार्ड का दरवाजा बंद कर दिया। फ्रेड ने अपनी भौहें उठाई। अच्छा, उसने धीरे से कहा और अपनी जेबें टटोली। अपनी मर्जी चलाओ, हमें कुछ मत बताओ। इन्हें खोज रहे हो? जॉर्ज ने अपने हाथ से एक चीज बढ़ाते हुए कहा, जो मांस के रंग के धागों के गुच्छों जैसी दिख रही थी। तुम मेरी बात को समझ लेते हो, फ्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो देखते हैं कि क्या सेंट मंगोज के वार्ड के दरवाजों पर अभेद्य सम्मोहन है। उसने और जॉर्ज ने गुच्छों को सीधा किया और 5 विस्तारक कानों को एक दूसरे से अलग किया। फ्रेड और जॉर्ज उन्हें बांटने लगे। हैरी लेने में झिझका। चलो हैरी, ले भी लो, तुमने डैड की जान बचाई है। अगर किसी को उनकी बातें छिपकर सुनने का हक है तो वो तुम्हें है। अनिच्छा से मुस्कुराते हुए हैरी ने धागे का एक सिरा लेकर अपने कान में लगा दिया, जैसे जुड़वा भाइयों ने किया था। फ्रेड फुसफुसाया, अच्छा ठीक है। मांस के रंग के धागे लंबे दुबले पतले कीड़ों की तरह कसमसाए और दरवाजे के नीचे से रेंगकर अंदर चले गए। पहले तो हैरी को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर वो उछल पड़ा जब उसने टॉन्क्स के फुसफुसाने की आवाज इतनी स्पष्टता से सुन ली जैसे वो उसी के पास खड़ी हो। उन्होंने पूरे इलाके को छान मारा, लेकिन सांप कहीं नहीं मिला। ऐसा लगता है कि तुम पर हमला करने के बाद वो गायब हो गया था। आर्थर, तुम जानते हो कौन को यह उम्मीद कैसे थी कि सांप उसके अंदर जा सकता है? मुझे लगता है कि उसे टो लेने के लिए भेजा होगा, मूडी ने उर्रा कर कहा, क्योंकि अब तक वो सफल नहीं हो पाया है ना? नहीं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा स्पष्ट तरीके से जानना चाहता होगा कि उसके सामने क्या है। अगर आर्थर वहां नहीं होता तो उस सांप के चारों तरफ देखने का ज्यादा समय लग जाता। तो पॉटर का कहना है कि उसने इस पूरी घटना को होते हुए देखा है। हाँ, मिसेस बिजली ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। देखो, डंबलडोर को तो जैसे ये उम्मीद थी कि हैरी इस तरह की कोई चीज देखेगा। हाँ, मूडी ने कहा। हम सभी जानते हैं कि पॉटर बच्चा अजीब है, मिसेस बिजली ने फुसफुसाकर कहा। जब मैंने आज सुबह डंबलडोर से बात की तो वे हैरी को लेकर परेशान लग रहे थे। जाहिर है वे परेशान होंगे, मूडी हो रहा है। वो लड़का तुम जानते हो कौन के सांप के भीतर से घटनाओं को देख रहा है। स्पष्ट है कि पॉटर इस बात का मतलब नहीं समझता है, लेकिन अगर तुम जानते हो कौन उस पर काबू कर रहा है। हैरी ने विस्तारक कान को अपने कान से निकाल दिया। उसका दिल बहुत तेजी से उछलने लगा। उसका चेहरा गर्म हो गया। उसने मुड़कर बाकी लोगों को देखा। वे सभी उसे घूर रहे थे। उसके कान में धागे अब भी लगे हुए थे, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर डर का भाव आ गया था।